प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां समाप्त हो जाएं तो धरती पर मनुष्य का जीवन भी 4 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। ये बात इस बात का द्योतक है कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण सीधे तौर पर पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज के इन्वायरमेंट दिस वीक की श्रृंखला में स्वागत है आपका। क्योंकि हमारा यह खंड पर्यावरण खंड से ही जुड़ा जुड़ा हुआ है और हम इस खंड में कोशिश करते हैं कि सप्ताह भर की जो महत्वपूर्ण पर्यावरण खंड की खबर होती है, आपके लिए जो परीक्षोपयोगी होती है, उसको लेकर आपके सामने आते हैं। साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होती है कि पर्यावरण के संबंध में आपकी जागरूकता को भी बढ़ाया जाए, ताकि एक नागरिक की हैसियत से अपने दायित्वों का निर्वहन समाज में आप बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए देखते हैं इस सप्ताह की वो महत्वपूर्ण खबरें कौन सी हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले उन पर एक नजर डाल लेते हैं। पहली 3 खबरें जो दिख रही हैं सप्ताह की खास खबरें। पहली खबर है प्लेनेटरी बाउंड्री पार कर चुका महासागरीय अम्लीकरण। महासागरीय अम्लीकरण पर चर्चा करेंगे। प्लेनेटरी बाउंड्री क्या होती है इसके विषय में जानेंगे। वास्तव में ये एक ऐसी सीमा है जिस सीमा के बाद ये माना जाता है कि ये अम्लीकरण जो है वो हमारे लिए खतरनाक है, धरती के लिए नुकसानदायक है। दूसरा है ईस्ट एशियन बैट से रिलेटेड एक खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, इसको कवर करेंगे। और तीसरी खबर हमारी है नाइस वेकअप कॉल, यानी कि एक महत्वपूर्ण प्लास्टिक संधि, इसके विषय में भी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले प्लेनेटरी बाउंड्री पार कर चुका महासागर अम्लीकरण। अब आप जानते हैं महासागर अम्लीकरण क्या होता है। महासागर अम्लीकरण का मतलब ही है महासागरीय जो जल होता है उसके जल में जब CO2 घुलता है, CO2 हमारे माध्यम से विभिन्न तरीकों से CO2 का एमिशन होता है और वो CO2 फिर जाकर जब महासागरों में घुलता है, पानी में घुलता है, तो उसके बाद बनता है कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है कि महासागरीय जो जल होता है उसको अम्लीय बना देता है, जिसकी वजह से उन महासागरों में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनके खाद्य जाल पर कहीं ना कहीं विपरीत असर पड़ता है। विशेष तौर पर अगर बात करें, चाहे उसके अंदर महासागर के अंदर पाए जाने वाले सीप हो, शंख हो, मूंगे हो, इन सब के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विशेष तौर पर उनका जो शारीरिक ढांचा होता है उस पर यह कुप्रभाव डालता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो समुद्री खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो फिलहाल इसकी जो सीमा है वो प्लेनेटरी बाउंड्री को पार कर चुका है। प्लेनेटरी बाउंड्री क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो देखिए, हाल ही में एक वैश्विक अध्ययन प्रकाशित हुआ है, एक इसकी रिपोर्ट आई है और इसमें यह कहा गया है कि जो ओशियन एसिडिफिकेशन है, यानी कि महासागरीय अम्लीकरण है, वो इस सीमा को यानी प्लेनेटरी बाउंड्री को पार कर गया है। अब ये क्या होती है, तो एक ऐसी सीमा होती है, एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसके बाद, जिसको क्रॉस करने के बाद पृथ्वी की स्थिरता को खतरा होता है। यानी कि अब अगर इस सीमा से ज्यादा अम्लीकरण बढ़ता है, अगर ओशियन एसिडिफिकेशन बढ़ता है, इसका मतलब कि वो पृथ्वी की स्थिरता को प्रभावित करेगा, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा यह है कि इसको एविल ट्विन ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर रहा है और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होने से कहीं ना कहीं मनुष्य भी प्रभावित होगा। तो इस बात को हम अपने आप से अलग करके नहीं देख सकते हैं। अब इस अध्ययन के प्रमुख बिंदु क्या है? अध्ययन के प्रमुख बिंदु के अंतर्गत सबसे पहले आप देखें, 2020 तक ये कहा गया है कि जो वैश्विक महासागर हैं, यानी पूरे विश्व के जो महासागर हैं, उनकी स्थिति पहले ही उस बिंदु के करीब थी जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेवल था वो पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में 20% कम हो गया था। ये 2020 तक की बात अभी बताई जा रही है। यानी कि ये पहले ही औद्योगिक स्तर का मतलब जब 1750 के आसपास जब माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति हुई, जब मशीनीकरण हुआ, उद्योग ज्यादातर जगहों पर उद्योग विकसित हो गए, तो उसके बाद ही माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो ज्यादा होने लगा। तो उससे पूर्व की जो औद्योगिक समय की पूर्व की तुलना में 20% कम हो गया था। क्या हो गया था? जो पूरे विश्व का जो महासागर है वहां की जो कंडीशन थी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के लेवल की बात की जा रही है। लेकिन अभी जो अध्ययन ये हुआ, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो समुद्र की गहराई है, यानी कि 200 मीटर अंदर उतरने के बाद ये देखा गया है कि 60% जो महासागरीय जल है वो पहले ही सुरक्षित सीमा को पार कर चुका है। ऐसी दशा में जो अम्लीकरण है, एसिडिफिकेशन है, उसके कारण विशेष तौर पर जो मोलस्क हैं, यानी उसके अंदर पाए जाने वाले जो मूंगे, सीप और शैवाल हैं, ऐसे जीवों का स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इन जीवों का स्ट्रक्चर क्यों प्रभावित हो रहा है? तो इन जीवों का जो स्ट्रक्चर बना होता है, जो आवरण बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, यानी कि CaCO3 से। अब आप जानते हैं इसमें कैल्शियम भी है और कार्बोनेट भी है। तो ऐसी दशा में जब एसिडिफिकेशन होता है
तो जो कार्बोनेट होता है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है एसिडिफिकेशन की वजह से, वो कार्बोनेट बन ही नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह आप समझिए जैसे कि कोई बच्चा मिट्टी और पानी की सहायता से खिलौना बनाना चाहता है, लेकिन मिट्टी जब कमजोर हो जाएगी तो वो खिलौना नहीं बनेगा। तो इसमें कार्बोनेट जो होता है उसको एसिडिफिकेशन के प्रभाव से काफी कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से इन जीवों का जो हम कह सकते हैं सुरक्षा कवच है, या हम जैसे हमारे शरीर में कंकाल होता है हमारा सुरक्षा कवच, वैसे ही इनका जो कवच है मूंगे, सीप और शैवाल का, इन जीवों की संरचना प्रभावित हो रही है, तो इनके लिए काफी खतरनाक है। और जब ये जीव प्रभावित होंगे, इन जीवों के खोल कमजोर होने से इनकी मृत्यु होगी, इनके प्रजनन दर में गिरावट आएगी, तो कहीं ना कहीं ये पूरे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक नुकसानदायक स्थिति होगी, जिससे कि सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज पर पड़ेगा, तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जो बायोडायवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। और इसके अलावा जो समुद्री जीवन के साथ जो तटीय अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, यानी कि समुद्री जीवन पर कहीं ना कहीं मनुष्य की भी निर्भरता है। अगर भारत के लिहाज से ही आप देखें तो भारत की जो तटीय सीमा है वो लगभग 7500 किलोमीटर है। केरल और ओडिशा कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की समुद्री मत्स्य पालन पे अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक साबित होगा। तो इस लिहाज से भी ये एक दूसरा पहलू भी इसका है। साथ ही भौगोलिक और सामयिक विश्लेषण अगर इसका देखा जाए तो पिछले 150 वर्षों के डेटा का विश्लेषण किया गया और उसमें यह बताया गया कि 1970 के बाद महासागरों में अम्लीकरण जो है यानी एसिडिफिकेशन है वो और ज्यादा तीव्र वृद्धि इसमें देखी गई। और सबसे ज्यादा खराब कंडीशन कहां देखी गई, जो समुद्र के नीचे हैं, जो अब तक सबसे सेफ माना जाता था, यानी जो गहरा समुद्र था उसको बहुत सुरक्षित माना जाता था कि यहाँ पर जैव विविधता भी सबसे ज्यादा मानी जा रही थी, लेकिन वो वहां की कंडीशन और ज्यादा चिंताजनक पाई गई। समुद्र के नीचे के जो स्थान है वो और ज्यादा पाए गए और इसका प्रभाव उष्णकटिबंधीय और ठंडे दोनों क्षेत्रों में देखा गया है। तो भारत जैसे देशों के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय है, केवल ठंडे प्रदेशों की ये बात नहीं है। अब इसका समाधान क्या है, तो कुछ समाधान भी सुझाए गए हैं, जैसे कि एक तो अनुकूलन उपाय। सबसे पहले यह है कि वैश्विक तौर पर इसके समाधान के लिए प्रयास हो, यानी कि जो CO2 उत्सर्जन हो रहा है लगातार, उसको तत्काल और दीर्घकालिक रूप से उसमें कमी लाई जाए, उसके लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाए। इसके अलावा नीति निर्माण में जब भी पॉलिसी मेकिंग की बात हो तो उसमें महासागर जो अम्लीकरण है उसको प्राथमिकता के तौर पर रखा जाए, यानी इसको पहले इस पर चर्चा की जाए, पहले इसके लिए कदम उठाया जाए, इसको सेंटर में रख के बात करने की बात की जा रही है पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर जाकर। इसके अलावा स्थानीय संरक्षण के उपाय भी करने चाहिए। जो संवेदनशील प्रजातियां हैं उन क्षेत्रों को पहले तो चिन्हित कर लिया जाए, उनकी पहचान कर ली जाए। इसके अलावा वहां पर विशेष उपाय किए जाए, जहां पर मछली पकड़ने के मामले में ज्यादा दोहन हो रहा है तो उस पर कंट्रोल किया जाए, तटीय विकास करते हुए इस चीज की निगरानी की जाए। इसके अलावा जो कमजोर समुद्री जीव हैं उनके लिए कृत्रिम रीफ पुनर्स्थापन यानी कि रीफ रिस्टोरेशन और जैव विविधता अनुकूलन परियोजनाएं चलाई जाए। रीफ रिस्टोरेशन का मतलब यह हुआ, जैसे मूंगे होते हैं, रीफ जो होते हैं वो पत्थर या पौधे के ढेर के तौर पर दिखाई देते हैं। कई इसमें होते क्या है, तो कई छोटे छोटे जीव होते हैं जो कोरल पॉलिप्स, छोटे छोटे कोरल पॉलिप्स होते हैं, वो मिलकर कोरल रीफ बनाते हैं। अब समुद्र जो होता है उसमें देखेंगे आप, आपने अक्सर देखा होगा तो ये विशाल चट्टान के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन ये जब इसमें एसिडिफिकेशन होता है, अम्लीकरण होता है, तो ये नष्ट होते हैं। अब ये नष्ट जब होते हैं तो इनको रिस्टोरेशन करने के लिए, चूंकि पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा वहां का, तो रिस्टोरेशन करने के लिए कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है कि जो स्वस्थ मूंगे होते हैं, एक पहले ढांचा तैयार कर लिया जाता है, धातु का ढांचा हो सकता है वो, और उसमें कुछ स्वस्थ मूंगों को लेकर वहां पर कृत्रिम संरचना के साथ उनको जोड़ दिया जाता है। और फिर बाई-रॉक मेथड, आपने सुना होगा बाई-रॉक मेथड, जिसमें कि उस कृत्रिम संरचना पर जो धातु का ढांचा होता है उसमें हल्का करंट प्रवाहित किया जाता है, जिससे इनकी वृद्धि तेज होती है। तो इस तरह से उनको फिर से रिस्टोर करने की बात होती है, यानी जो क्षतिग्रस्त होते हैं, कमजोर होते हैं, उनको रिस्टोर किया जाता है और फिर से वो उनका विस्तार हो जाता है, तो कोरल रीफ जो है नए रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो इस तकनीकी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ये भी यहाँ पर इसके अनुकूल होगा। अब इसमें आगे की राह पर देखिए, यदि वैश्विक स्तर पर शीघ्र ठोस जलवायु नीति बनाई जाएगी तो इस अपूर्णीय जो क्षति है उसकी पूर्ति की जा सकती है। भारत जैसे तटीय देशों को भी मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें निवेश बढ़ाना होगा, इन्वेस्टमेंट इस दिशा में बढ़ाना होगा। साथ ही वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी गई है कि अब उठाए गए कदम ही दशकों तक वो आगे की राह के तौर पर काम करेंगे, यानी फिलहाल वो सीमा आ गई है जब सचेत होने की जरूरत है, वरना आगे फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। तो नीति निर्माण में समुद्री स्वास्थ्य को प्राथमिकता
इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ यानी सतत विकास की दिशा में कार्य करना अब एकदम जरूरी हो गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह सिर्फ सुझाव नहीं दिया है, वैज्ञानिकों ने इसको चेतावनी के तौर पर कहा है कि ये वो समय है जब हमको इस दिशा में सोचना ही होगा। अगला टॉपिक हमारा आज का है वो है ईस्ट एशियन बैट, यानी कि भारत में भी यानी भारतीय क्षेत्र में भी एक चमगादड़ की प्रजाति है, इसको देखा गया है। अब देखिए ये चर्चा में क्यों है, तो भारत में ईस्ट एशियन फ्री टेल्ड बैट जो है इसकी मौजूदगी की पुष्टि कर दी गई है। पहले अभी तक जब इसकी पुष्टि हुई है, अभी तक ये क्या माना जाता था कि यूरोपियन फ्री टेल्ड बैट जो है वो इसको अब तक माना जा रहा था कि ये वो दूसरी प्रजाति इसको समझा जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल जो ईस्ट एशियन फ्री टेल्ड बैट है उसकी मौजूदगी को मतलब सही तौर पर पहचाना भी गया और पुष्टि भी की गई कि नहीं ये क्या है, ये यूरोपियन फ्री टेल्ड बैट नहीं है बल्कि ईस्ट एशियन फ्री टेल्ड बैट है। तो चमगादड़ की एक प्रजाति है, भारत में इसकी मौजूदगी की पुष्टि की गई है। अब ये खास क्यों है, तो दरअसल ये एक डाटा डेफिशिएंट प्रजाति है, यानी कि एक ऐसी प्रजाति है जिसको हम सीधी और सरल भाषा में दुर्लभ कह सकते हैं, क्योंकि इसका जनसंख्या वितरण और स्थिति जो है इसके बारे में बहुत पर्याप्त जानकारी भी नहीं है। तो इस लिहाज से अगर भारत में इसकी पुष्टि हुई है तो यह खबर आपके परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होती है। अब ये प्रजाति भारत के हिमालयी क्षेत्र के अलावा कहाँ पाई जाती है, हिमालयी क्षेत्र में भारत में तो पाई ही जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चीन में, ताइवान में, जापान में और कोरियाई प्रायद्वीप में, यानी ये वो क्षेत्र हैं जहां पर ये पाई जाती है और ये कैसी प्रजाति है, तो डाटा डेफिशिएंट है, यानी इसकी जनसंख्या के बारे में कि कहां कहां पाई जाती है उसके बारे में बहुत सफिशिएंट हमारे पास जानकारी नहीं है। तो ये खबर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अध्ययन इसमें किया गया और वैज्ञानिकों ने जो भूमिका निभाई उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो दरअसल इसका अध्ययन जो है मई 2021 में ही इसके लिए शुरू हो गया था और 4 साल का इसमें शोध किया गया, अध्ययन किया गया और उसके बाद ये देखा गया कि उत्तराखंड यानी भारत में और खैबर पख्तूनवा जो पाकिस्तान में है, यहाँ पर जो हाइट वाले एरिया थे यानी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां से डेटा एकत्र किया गया और उसका फिर क्या किया गया, डीएनए विश्लेषण किया गया और फिर दोनों को कंपेयर करके उसकी स्टडी की गई, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया। और ये अध्ययन कितने समय तक चला, तो 4 वर्षों तक ये शोध किया गया। इसमें कई वैज्ञानिकों का योगदान है, जो नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उत्तम सैकिया है जो कि शिलांग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, रोहित चक्रवर्ती हैं, ये भी मैसूरू से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गैबोर चोरवा है, एमएल लस्कर है, मैनुअल रूडी है, विभिन्न वैज्ञानिकों का इस शोध में योगदान है। इसके अलावा हिमालयन लॉन्ग टेल्ड जो मायोटिस है, नए खोजे गए चमगादड़ की प्रजाति का नाम क्या है, तो हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस है। ये प्रजाति क्या है, तो मायोटिस फ्रेटर कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। एक जो नई प्रजाति है जो खोजी गई है उसको भी यहाँ पर उसकी चर्चा हो रही है। और ये समूह क्या है, यानी कि मायोटिस फ्रेटर कॉम्प्लेक्स से संबंधित है ये जो नई प्रजाति खोजी गई है। और ये समूह पूर्वी चीन, ताइवान, साइबेरिया, जापान आदि में भी पाया जाता है। अब ये चमगादड़ मुख्यतः दक्षिणी ढलानों पर पाया जाता है। कहां पर दक्षिणी ढलान, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर भी पाया जाता है। और इसके निवास क्षेत्र में जैसे जहां पर देवदार के पेड़ होंगे, पाइन होंगे, सीडर होंगे, उन जंगलों में यह देखा जाता है। ये अपेक्षाकृत ये भी एक दुर्लभ प्रजाति है क्योंकि अभी तक सीमित क्षेत्र में ही देखी गई है। इसके अलावा भारत में अगर देखें तो बैट प्रजातियों की वर्तमान स्थिति और भविष्य क्या है, तो यहाँ पर वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो भारत में 135 प्रजातियां दर्ज हैं। किस जनरल के अनुसार, तो जूटाक्सा जनरल के अनुसार ये वो बताता है कि वर्तमान में भारत में 135 चमगादड़ की प्रजातियां दर्ज है। यहाँ पर अन्य प्रजातियों की पुनः खोज और पुष्टि हुई है, कुछ अन्य प्रजातियां भी जिनकी फिर से खोज हुई है और पुष्टि की गई है कि वो भारतीय हैं, उसके विषय में भी देख लीजिए। तो बाबू का पिपिस्ट्रेल ये एक प्रजाति है, ये प्रजाति 100 साल पहले पाकिस्तान के मरी हिल्स में खोजी गई थी। ये प्रजाति पश्चिमी और मध्य हिमालय में बहुत आम प्रजाति के तौर पर जानी जाती है। इससे पहले जावन पिपिस्ट्रेल जो है इसको समझा जाता था, यानी कि पहले क्या माना जाता था कि ये जावन पिपिस्ट्रेल है, लेकिन अब ये समझा गया कि बाबू का पिपिस्ट्रेल यानी कि इस प्रजाति के तौर पर इसकी पहचान कर ली गई है, जो कि पहले पाकिस्तान के मरी हिल्स में खोजी गई थी लेकिन भारत के मध्य हिमालय में बहुत आमतौर पर पाई जा रही है। तो ये स्पष्ट इससे हो गया है कि ये एक अलग प्रजाति है जिसको अब तक दूसरी प्रजाति जावन पिपिस्ट्रेल के तौर पर समझा जाता था, जो कि पाकिस्तान, भारत के पश्चिमी हिमालय और नेपाल तीनों जगह पर पाई जाती है। इसके अलावा सावरी का पिपिस्ट्रेल और जापानी ग्रेटर हार्सू बैट ये दो अन्य प्रजाति हैं। जापानी ग्रेटर हार्सू बैट की बात कर लें तो भारत में पहली बार इसका प्रमाण आधारित पुष्टि की गई है, यहाँ पर पाया जाता है। इसका उल्लेख केवल संदिग्ध नमूनों और भौगोलिक आधारों पर अब तक किया गया था, लेकिन अब पहली बार प्रामाणिक तौर पर यह कहा गया है कि जापानी ग्रेटर हार्सू बैट भारत में भी यहाँ पर इसकी पुष्टि कर दी गई है।
अगला हमारा विषय है, अगला टॉपिक है नाइस वेकअप कॉल, एक महत्वपूर्ण प्लास्टिक संधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण प्लास्टिक संधि है। क्या है ये? तो दरअसल नाइस वेकअप कॉल ये एक संयुक्त घोषणा है, एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, जिसमें कि 95 प्लस देश जो हैं एक महत्वाकांक्षी वैश्विक रूप से, यानी पूरे विश्व के जो 95 प्लस देश हैं, एक प्लास्टिक संधि को समर्थन देते हैं और कहते हैं कि हम इस प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के बारे में विचार करेंगे, उसको खत्म करने के बारे में विचार करेंगे। तो ये क्या है, फिलहाल प्लास्टिक को लेकर एक वैश्विक संधि है, 95 प्लस देश इसमें सामूहिक रूप से सम्मिलित हैं। अब देखिए UNOC3 यानी यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो 3 है, 9 से 13 जून 2025 को आयोजित हो रही है। कहां पर हो रही है? फ्रांस के नाइस शहर में। तो इसी वजह से इस ये यहां पर ये चर्चा होनी है, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल ये यहां पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 3 जो है। अब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है ये, इसमें पूरे विश्व के जो देश हैं महासागर संरक्षण और पर्यावरण नीतियों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होंगे। अब यहीं पर जो नाइस वेकअप कॉल है उस पर हस्ताक्षर होंगे, जिस पर 95 प्लस देश हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो ये बेसिकली शुरू में ही आपको बताया गया कि ये क्या है, तो ये वैश्विक प्लास्टिक संधि को समर्थन देने के लिए 95 प्लस देशों का एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन है। प्लास्टिक प्रदूषण और कार्रवाई की आवश्यकता पर यहां पर बल दिया गया। अब इसमें जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये क्षमा करिएगा, जो पर्यावरण मंत्री है उन्होंने ये कहा है कि जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसको केवल कचरे के प्रबंधन के तौर पर नहीं देखना है, बल्कि पूरी तरह से रिसाइकलिंग से इसका समाधान अगर हम कहें कि हो जा रहा है तो ये सही नहीं है। अब जरूरत यह है कि इसके उत्पादन और खपत दोनों को कम करना होगा, यानी प्रोडक्शन को भी कम करने की बात यहां पर की गई है। और नाइस वेकअप कॉल में प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल को ही कंट्रोल करने की आवश्यकता पर फ्रांस की तरफ से बल दिया गया है। अब भारत का पक्ष क्या है? तो भारत फिलहाल ये कहता है कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हालांकि हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस दिशा में कानूनी रूप से बाध्यकारी यानी लीगली बाइंडिंग एक व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भारत प्राइमरी जो प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं उनके प्रोडक्शन पर रोक का समर्थन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो विकासशील देश हैं वहां पर अगर हम देखें तो विकास का जो अधिकार है यानी राइट टू डेवलपमेंट है, उस पर इसका असर पड़ सकता है। क्योंकि जो प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं वो कच्चा माल होते हैं जिससे कि प्लास्टिक उत्पादन होता है, यानी प्लास्टिक के अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। इसलिए भारत ये कह रहा है कि विकासशील देशों के डेवलपमेंट के लिहाज से हम इसका समर्थन पूरी तरह से तो नहीं करते हैं, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम प्लास्टिक प्रदूषण के समर्थक हैं। जैसे BPA है, बायोस्फेनॉल ए, जो प्लास्टिक बोतलों और कंटेनरों में पाया जाता है, जो हार्मोन सिस्टम पर असर डालता है। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है, प्लास्टिक उत्पाद होते हैं, उसको लेकर विरोध होते रहते हैं। लेकिन भारत का ये कहना है कि जो प्राइमरी प्लास्टिक है, प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर से, उसको लेकर विकासशील देशों का जो पक्ष है उसके लिहाज से हम अभी इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो देखिए भारत प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स जो होता है उसके उत्पाद पर प्रतिबंध का विरोध कर रहा है, क्योंकि विकासशील देशों के लिए वो मानता है कि उनके विकास के लिए इसकी आवश्यकता भी बनी हुई है। तो नाइस वेकअप कॉल के प्रमुख बिंदु पर देख लें तो फ्रांस के मंत्री ने 5 प्रमुख आवश्यकताएं यहां पर बताई हैं। पहला ये कहा है कि ग्लोबल टारगेट, यानी दुनिया भर में प्राइमरी प्लास्टिक जो पॉलीमर्स है उसके उत्पादन में कमी लाने की बात ये कर रहे हैं कि इसको ग्लोबल टारगेट के तौर पर रखा जाए। साथ ही साथ जो समस्यात्मक प्लास्टिक है और रसायन है, चरणबद्ध तरीके से उनका निष्कासन किया जाए, क्योंकि वो स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसा कि अभी चर्चा किया गया था, BPA का उदाहरण आपके सामने दिया गया था। तो इनको ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से इनको बाहर कर दिया जाए। लेकिन जो विकासशील देश है उनका पक्ष ये है कि भाई हम प्लास्टिक का उत्पाद फिर बनाएंगे कैसे, क्योंकि हम तो अभी विकास के चरण में हैं। उत्पादों के डिजाइन में सुधार की बात की जाती है ताकि रिसाइकलिंग और पर्यावरणीय सुरक्षा बेहतर हो सके, उसको रिसाइकिल करना आसान हो। इसके अलावा ठोस वित्तीय व्यवस्था और क्रियान्वयन के तरीके, यानी कि जो देश प्रदूषण फैला रहा है वही देश क्या करेगा, उस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार भी माना जाएगा और वही देश विकासशील देशों को फाइनेंस भी करेगा। तो ये भी एक तरीका है, यानी कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो प्रदूषित करे वही भुगतान करे, इस सिद्धांत को अपनाए जाने की बात कही गई है। एक प्रभावशाली और लचीली संधि की बात की गई है जो समय के साथ बदलती रहे, यानी कि जिसमें समय के साथ सुधार किया जा सके, जैसी दशा हो उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जा सके। अब देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक वित्तीय व्यवस्था भी बनाई जाए, चरणबद्ध तरीके से जो प्रदूषक है उनको समाप्त भी किया जाए, और सबसे बड़ी चीज की रिसाइकलिंग और पर्यावरणीय सुरक्षा बेहतर हो सके। यानी कि आम जीवन में ही देख लीजिए, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, एक बार यूज करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम कुछ ऐसे प्लास्टिक बना सकते हैं जो
ठोस हो, मजबूत हो, जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह की चीजों पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है। अब अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की। तीनों ही टॉपिक से संबंधित एक एक अभ्यास प्रश्न हम आपके लिए देते हैं, जिसका जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में अपेक्षित होता है। और हमें विश्वास है अगर आपने सेशन ठीक से देखा है तो इसका जवाब आप सही ही देंगे। पहला प्रश्न है, ओशियन एसिडिफिकेशन मुख्य रूप से किस कारण होता है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए, समुद्र में तेल रिसाव। विकल्प बी, समुद्र के तापमान में वृद्धि। विकल्प सी, कार्बन डाइऑक्साइड का समुद्र द्वारा अवशोषण। विकल्प डी, प्लास्टिक प्रदूषण। दूसरा सवाल आपके लिए है कि भारत में पूर्व में किस चमगादड़ प्रजाति की गलत पहचान की गई थी, जिसे अब ईस्ट एशियन फ्री टेल्ड बैट के रूप में सुधारा गया है? विकल्प आपके सामने है, टेडारिडा टेनियोटिस, पिपिस्ट्रेलियस जावानिकस, मायोटिस ब्लाइथी, राइनोलोफस पेरुमेक्किनम। तीसरा सवाल आपके लिए है कि नाइस वेकअप कॉल किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया? विकल्प ए, COP30, विकल्प बी, इंच 5, विकल्प सी, UNOC3 या विकल्प डी, UNGA। तो इन तीनों ही प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।